हेलो बच्चों, वेलकम टू केमिस्ट्री। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, अगर हमने असाइल ईस्टर लिया और उसको सोडियम इंटोल्यून में ट्रीट किया तो हमें क्या होता? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन मिलता। और ये हमने एसिडोन कंडेंसेशन में इन डिटेल पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। देन हमने क्या किया, सेम ईस्टर लिया, राइट। ये देखो, ये है इथाइल एसिटेट, बट यहाँ पे हमने क्या किया, बेस एंड सॉल्वेंट चेंज किया, मतलब सोडियम इथॉक्साइड एंड इथेनॉल लिया। सो हमें प्रोडक्ट क्या मिला? बीटा कीटो ईस्टर मिला, करेक्ट। और ये हम लोग आज क्लेजन कंडेंसेशन में इन डिटेल पढ़ने वाले हैं, करेक्ट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने रिएक्शन लिखा, यहाँ पे इथाइल एसिटेट लिया, सोडियम इथॉक्साइड लिया एंड इथेनॉल लिया, एंड एसिडिक H प्लस जो है ये हमने एसिडिक वर्कअप के लिए लिया। सो हमें क्या मिला? बीटा कीटो ईस्टर मिला। इस तरह से ये क्लेजन रिएक्शन है। सो हम इसको क्या करेंगे, डेफिनेशन देख लेंगे, धीरे धीरे ये आपको क्लियर होता चला जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होंगी कि ईस्टर कंटेनिंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, ऐसा कोई भी ईस्टर जिसमें एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन हो, अंडरगो सेल्फ कपलिंग इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम अल्कोक्साइड गिव द प्रोडक्ट ऑफ बीटा कीटो ईस्टर कॉल्ड क्लेजन कंडेंसेशन। तो क्लेजन कंडेंसेशन की डेफिनेशन क्या हो रही? अगर कोई भी ईस्टर जिसके पास ना एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन हो, सो वो हमें क्या होगा? बीटा कीटो ईस्टर प्रोडक्ट देगा, जिसके लिए हमें बेसिस जो है सोडियम अल्कोक्साइड यूज करने पड़ेंगे एंड अल्कोहल सॉल्वेंट यूज करना पड़ेगा। सो हमें बीटा कीटो ईस्टर मिलेगा एंड इस कंप्लीट रिएक्शन को हम लोग क्लेजन कंडेंसेशन बोलेंगे, करेक्ट। देन जो ईस्टर है वो इनोलाइजेबल होना चाहिए। तो इनोलाइजेबल ईस्टर रिक्वायर का मतलब क्या हुआ कि हमें वन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। इन दोनों का मतलब वही है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन रहेगा तभी वो इनोलाइज हो पाएगा, करेक्ट। एंड देन बेसिस जो है अल्कोक्साइड होने चाहिए, राइट। यहाँ पे हमने ये किया, सोडियम इथॉक्साइड लिया। अभी अल्कोक्साइड बेसिस क्यों होने चाहिए, ये आपको अभी धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे, करेक्ट। एंड देन रिएक्शन जो है हम क्या करते हैं, इसको एसिडिक वर्कअप या फिर क्वेंचिंग, इसके लिए एसिड यूज करते हैं, डायलूट HCl, एस्टिक एसिड या फिर H2SO4, ये सब डायलूट फॉर्म में यूज करते हैं। अब हमें रिएक्शन क्वेंच करने के लिए या वर्कअप करने के लिए क्यों एसिडिक कंडीशन चाहिए, ये अभी आपको मैकेनिज्म में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए मैकेनिज्म देखते हैं। तो मैकेनिज्म में हमने क्या किया, फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ ईस्टर लिखा और यहाँ पे सोडियम इथॉक्साइड लिखा। अब हमें पता है सोडियम इथॉक्साइड जो है ना वो स्ट्रॉन्ग बेस है, दैट मीन्स वो क्या करेंगे, यहाँ से अल्फा प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेंगे। अल्फा प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, इनोलेट बनेगा, करेक्ट। सो यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, करेक्ट, एंड हमें इनोलेट फॉर्म होगा। अब हमें पता है ये इनोलेट बना तो क्या होता है, ये कार्बोनिल कार्बन की तरफ जाता है, बिकॉज कार्बोनिल कार्बन जो है ये अपनी तरफ उसको खींचता है, बिकॉज ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, इसलिए क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस होगा, राइट। रेजोनेंस होगी क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इस तरफ चला जाएगा, राइट। सो हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, इनोलेट जनरेट किया। सेकंड स्टेप देखेंगे, तो सेकंड स्टेप में जो क्या करेंगे हम, जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन द कार्बोनिल कार्बन, मतलब जो फर्स्ट स्टेप में हमने न्यूक्लियोफाइल बनाया उसी को हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल पे डालेंगे, या फिर उसको हम कार्बोनिल कार्बन बोल रहे हैं। देन उसके लिए हमने सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ ईस्टर लिखा, राइट। देखो हमने फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ ईस्टर को रेड कलर में लिखा है, इसको ब्लू कलर में लिखा, क्यों, हमें थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए आसान होगा, करेक्ट। तो हमने सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ ईस्टर लिखा, देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने अनायन जनरेट किया था ये इस पे अटैक करवाएंगे, करेक्ट। सो ये जो अनायन जनरेट हुआ था ये क्या होगा, कार्बोनिल कार्बन पे ऐड होगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आ जाएंगे, करेक्ट। ये जो ऑक्सीजन पे जो निगेटिव चार्ज आया है वो क्या होगा, सोडियम से स्टेबलाइज होगा, करेक्ट। देन हमें पता है नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो यहाँ पे अनायन जनरेट हुआ है ये क्या करता है, रिफॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिल करता, जिसकी वजह से OET ग्रुप बाहर निकल जाता, करेक्ट। यहाँ से Na+ निकलेगा, यहाँ से OET निकलेगा, मतलब NaOET बाहर निकल जाएगा, राइट। NaOET बाहर निकल जाएगा एंड हमें बीटा कीटो ईस्टर मिल जाएगा, राइट। ये बीटा कीटो ईस्टर हमारा प्रोडक्ट हमें मिल जाएंगे। बट अब NaOET अगर रिएक्शन में प्रेजेंट है जैसा Na+OET-, तो हमें पता है OET स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि यहाँ पे इसने अल्फा प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया था, सेम OET ने। दैट मीन्स क्या होगा, वो यहाँ से भी प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर सकेंगे, क्योंकि ये जो प्रोटॉन होते हैं इन बिटवीन ऑफ टू कार्बोनिल ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव रहते हैं,
सो ये क्या करता है, यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। ये हम लोग नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ बीटा कीटो ईस्टर। सो हमें जो बीटा कीटो ईस्टर प्रीवियस स्टेप में मिला था, बट वहाँ पे रिएक्शन में NaOED भी प्रेजेंट था। सो ये OED क्या करेंगे, यहाँ से एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पे निगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएंगे। करेक्ट। ये जो निगेटिव चार्ज जनरेट होगा, अब इसमें अब जब तक रिएक्शन वर्किंग है तब तक ये निगेटिव चार्ज ही रहेंगे। हम जब उसको क्वेंच करेंगे या फिर एसिडिक वर्कअप करेंगे, सो हम क्या करते हैं, उसमें H+ डालते हैं, जिसके लिए हमने H+ के सोर्सेस के देखे, डायलूट HCl भी देखे, एस्टिक एसिड भी देखे एंड डायलूट H2SO4। राइट, इनऑर्गेनिक बेसिस हम डायलूट फॉर्म में डालते हैं। सो वो क्या करेंगे, अपना प्रोटॉन देकर यहाँ पर CH2 बना लेंगे। सो हमें ओवरऑल प्रोडक्ट क्या मिल गया, बीटा कीटो ईस्टर मिल गया। सो हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। करेक्ट। तो जब जैसा कि अभी हमने मैकेनिज्म में देखा कि हमने जब इथाइल एसीटेट लिया, सो हमने सोडियम इथॉक्साइड एंड इथेनॉल लिया। हमें एक बात क्या याद रखना है कि यहाँ पे अगर हम OED यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने OED एंड इथेनॉल लिया है। करेक्ट। सो इस तरह से हमने क्या किया, इथाइल एसीटेट लिया, सोडियम इथॉक्साइड एंड इथेनॉल के साथ में ट्रीट किया एंड देन उसको रिएक्शन को कोइंच जो है हमने एसिडिक कंडीशन मतलब H+ से किया। सो हमें बीटा कीटो ईस्टर मिला, जिसमें क्या हुआ कि देखो ये जो न्यूक्लियोफाइल था, न्यूक्लियोफाइल से क्या हुआ, हमने प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया। राइट, ऐसा ही हुआ ना कि सोडियम इथॉक्साइड ने इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया एंड देन जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ था उसने इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक किया और OED बाहर निकल गया। करेक्ट। सो इस तरह से हमें क्या हुआ, ये जो EDO एंड हाइड्रोजन ये दोनों मिलाकर क्या हुआ, हमें इथेनॉल बाहर निकल गया। करेक्ट। और हमारा जो मेन प्रोडक्ट था उसमें क्या हुआ, ये जो अल्फा पोजीशन वाला कार्बन था ये एंड ये कार्बोनिल कार्बन, इनके बीच में बॉन्ड बन गया है। राइट, यहाँ पे देखेंगे हम लोग। करेक्ट, ये अल्फा पोजीशन का था और ये कार्बोनिल कार्बन था जो कि बीटा पोजीशन पर आ गया। इस तरह से हमें बीटा कीटो ईस्टर मिल गया। करेक्ट। सो अब देखो यहाँ पे हम लोग वही बात को फिर से एक बार रिपीट करेंगे कि अगर जो हमने यहाँ पे अगर OED लिया तो हमें ये OED लेना पड़ेगा और ये भी OED लेना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, अगर इथाइल एस्टेट है तो सोडियम इथॉक्साइड एंड इथेनॉल सॉल्वेंट लेना पड़ेगा हमें, बिकॉज जो साइड रिएक्शन है उसको अवॉइड करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर हमने OED लिए, यहाँ भी OED है एंड ये भी OED है, तो हमें प्रोडक्ट में भी क्या हुआ, OED मिल गया। करेक्ट। अगर लेट सपोज हमने अगर मिथाइल एसीटेट से स्टार्ट किया होता रिएक्शन, तो हम लोग क्या यूज़ करते थे, सोडियम मिथॉक्साइड एंड मिथेनॉल। सो हमें क्रॉस बॉन्डिंग OMe यहाँ पर मिलता था एंड बीटा कीटो ईस्टर मिलता था। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अल्कोक्साइड बेस एंड सॉल्वेंट है वो हम किस बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं, जो ईस्टर में ऑक्सीजन को अटैच ग्रुप है। करेक्ट। एक और एग्जांपल हम इसमें देख लेंगे एडिशनली कि देखो यहाँ पे हमने क्या लिया, अब इथाइल प्रोपियोनेट लिया। इथाइल प्रोपियोनेट में हमें पता है अल्फा पोजीशन कौन सी, ये अल्फा पोजीशन है। दैट मीन यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होंगे और ये OED बाहर निकलेगा। दैट मीन इस कार्बन के एंड ये कार्बोनिल कार्बन के बीच में हमारा बॉन्ड बनेगा एंड हमें क्रॉस बॉन्डिंग प्रोडक्ट मिलेगा। करेक्ट। एंड ऑब्वियसली साइड प्रोडक्ट जो है हमें इथेनॉल मिलेगा, बिकॉज यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और ये OED बाहर निकलेगा और क्रॉस बॉन्डिंग प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। अभी हम लोग डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखो हमने क्या लिया, इथाइल बेंजोएट एंड इथाइल एस्टेट। अब यहाँ पे दोनों ईस्टर ग्रुप, यहाँ पे दोनों ईस्टर जो ग्रुप है एक ये डिफरेंट है। दैट मीन्स क्या होगा, इस रिएक्शन को हम लोग क्रॉस बोलेंगे। चूँकि एक क्लेजन कंडेंसेशन है तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन। बिकॉज क्या है, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल टू डिफरेंट ईस्टर ग्रुप है। सो हमें पता है क्या होता है, यहाँ पे अल्फा प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होकर इस कार्बोनिल कार्बन पे ऐड होता है एंड इथेनॉल बाहर निकलता है एंड देन हमें क्रॉसपॉन्डिंग प्रोडक्ट मिलता है। राइट। सो हम क्या करेंगे, उसमें सोडियम इथॉक्साइड डालेंगे तो हमें बीटा कीटो ईस्टर मिलेगा। करेक्ट, ये बीटा कीटो ईस्टर मिल जाएगा एंड ऑब्वियसली साइड प्रोडक्ट जो है हमें उसका साइड प्रोडक्ट इथेनॉल रहेगा। फिर इसमें हम लोग क्या बोल सकते कंडीशन कि जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्टनर है उसमें ईस्टर कंपलसरी होना चाहिए एंड जो न्यूक्लियोफिलिक पार्टनर है उसमें एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आपको क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक और एग्जांपल देखेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है,
हमने इथाइल बेंजोएट यूज़ किया। इथाइल बेंजोएट को अगर आप गौर से देखेंगे, दोनों भी मॉलिक्यूल इथाइल बेंजोएट के ही है। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो इसमें ईस्टर मॉलिक्यूल तो प्रेजेंट है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रोफाइल वाली कंडीशन है ये तो फुलफिल कर रहा है वो, करेक्ट। क्योंकि हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रोफिलिक पार्टनर मस्ट हैव ईस्टर, तो इसमें ईस्टर तो प्रेजेंट है। बट जो हमारी सेकंड कंडीशन है कि जो न्यूक्लियोफिलिक पार्टनर है उसमें एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। दैट मीन्स ये जो है न्यूक्लियोफिलिक पार्टनर वाली कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इथाइल बेंजोएट है ये हमें सोडियम इथॉक्साइड के साथ में ट्रीट करने के बाद में क्रॉसबॉन्डिंग प्रोडक्ट नहीं देने वाला। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एरोमेटिक ईस्टर विल नॉट गिव सेल्फ क्लेजन कंडेंसेशन। हमने क्या बोला, सेल्फ क्लेजन कंडेंसेशन। क्यों? बिकॉज हमने क्रॉस क्लेजन में ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ किया है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्टनर बोल के तो कंडीशन फुलफिल करता बट नॉट न्यूक्लियोफिलिक पार्टनर। इसलिए हमने क्या बोला कि ये सेल्फ क्लेजन कंडेंसेशन नहीं देता, करेक्ट। अब सेम इस बेसिस पे हम लोग कुछ और एग्जांपल देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखो एक एग्जांपल है, हमने क्या किया, इथाइल एसीटेट लिया एंड एसीटोन लिया। सो एक दोनों में से एक में ईस्टर होना चाहिए, तो यहाँ पे हमें इसमें प्रेजेंट है। दैट मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक पार्टनर वाली कंडीशन तो फुलफिल है। एंड देन न्यूक्लियोफिलिक पार्टनर में क्या है, हमें एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन तो एसीटोन में 6 है, राइट। ये 2 अल्फा कार्बन है एंड 6 अल्फा हाइड्रोजन है, करेक्ट। दैट मीन्स यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा अगर हमने सोडियम इथॉक्साइड ऐड किया तो, एंड इस ईस्टर पे ऐड होगा, मतलब ये कार्बन पे ऐड होगा, करेक्ट है। इथेनॉल बाहर निकल के हमें एसिटिल एसीटोन मिलेगा, राइट। 1,3 इसको हम क्या बोलेंगे, 1,3 डाइकीटोन भी बोलेंगे, करेक्ट। क्या हुआ, बॉन्ड इस कार्बन के एंड इस कार्बन के बीच में बना बॉन्ड, राइट। अब हम क्या करेंगे, एक और न्यूक्लियोफाइल चेंज करके देखेंगे। देखो यहाँ पे साइनो है, साइनो भी क्या है, विड्रॉइंग ग्रुप है। और विड्रॉइंग ग्रुप की जो अल्फा पोजीशन है वो क्या होती, एसिडिक रहती है, जैसे कि हमें पता है, करेक्ट। मतलब क्या होगा, प्रोटॉन यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट होगी, इस कार्बोनिल कार्बन पे ऐड होगा, करेक्ट, और हमें क्रॉसबॉन्डिंग प्रोडक्ट मिलेगा। सो क्या होगा, हमें ये डालने के बाद में क्रॉसबॉन्डिंग उसका प्रोडक्ट मिल जाएगा, राइट। एक और एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे क्या है, देखो अगर आप गौर से देखेंगे तो अमाइड बॉन्ड है, अमाइड, राइट। एंड अमाइड का भी जो अल्फा प्रोटॉन है ये जो है ये क्या होगा, इजीली एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा जब हम उसमें सोडियम इथॉक्साइड डालेंगे तो, और ये भी क्रॉसबॉन्डिंग प्रोडक्ट दे देगा हमें, करेक्ट। इस तरह से हमें क्रॉसबॉन्डिंग प्रोडक्ट मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, एक थोड़ी और एडवांस एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे के लिए हमने डाईइथाइल ऑक्जेलेट। डाईइथाइल ऑक्जेलेट में क्या है, 2 ईस्टर ग्रुप है। दैट मीन्स ये इलेक्ट्रोफाइल वाली कंडीशन तो फुलफिल कर रहा इन क्लेजन कंडेंसेशन, एंड न्यूक्लियोफिलिक वाली साइक्लोहेक्सेनॉन कर रहा, बिकॉज यहाँ पे जो कार्बोनिल कार्बन है इसके बाजू में यहाँ भी अल्फा कार्बन है, यहाँ भी अल्फा कार्बन है, और दोनों भी साइड से एसिडिक रहेंगे। क्यों? क्योंकि कार्बोनिल कार्बन की जो अल्फा पोजीशन रहती वो एसिडिक रहती, मतलब वहाँ से एसिडिक प्रोटॉन हम एब्स्ट्रैक्ट कर ले सकते हैं, बिकॉज एक विड्रॉइंग ग्रुप है, राइट। इसकी जगह पे अगर हम यहाँ पर या यहाँ पर अगर हम कहीं पर भी डोनेटिंग ग्रुप लेते तो फिर एसिडिक प्रोटॉन, सॉरी अल्फा प्रोटॉन एसिडिक नहीं रहते थे। इसलिए हम लोगों ने क्या बोला, एसिडिक अल्फा प्रोटॉन। दैट मीन्स में कंपल्सरी विड्रॉइंग ग्रुप के ही बाजू वाले प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, राइट। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि हमने जो बेसिस यूज़ कर रहे थे हम, सोडियम इथॉक्साइड और मिथॉक्साइड, जैसे कि हमने बार बार बोला, तो वो कैसे चूज़ करना है हमें, करेक्ट। लाइक दोनों में से कौन सा करेक्ट बेस है रिएक्शन के लिए। तो चलिए देखते हैं हम। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप तो इथाइल एस्टेट है, तो यहाँ पे OET है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे सोडियम इथॉक्साइड लिया। सो हमें पता है, तो हमें पता है कि अगर हमने सोडियम इथॉक्साइड लिया तो ये कंपल्सरी क्या होगा, अल्फा प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, बट एट द सेम टाइम साइड रिएक्शन भी होंगे, करेक्ट। क्योंकि ये OET है तो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या होगा, इस कार्बोनिल कार्बन पे ऐड होगा, एंड ये कार्बन ओपन होकर कार्बन पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, करेक्ट। सो इस तरह से निगेटिव चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, एंड देन क्या होगा, जब रिफॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिल होगा तो यहाँ पे 2 लीविंग ग्रुप है, एक ये OET है, ये एक दूसरा OET है। तो लेट सपोज हम ऐसे कंसिडर करते, ये OET बाहर निकलेगा तो हमें क्या हुआ, इथाइल एसिटेट, मतलब स्टार्टिंग मटेरियल ही रिकवर हुआ, करेक्ट। एंड देन अगर दूसरा OET निकला ये, तब भी क्या होगा, हमें इथाइल एसिटेट ही मिला। दैट मीन्स क्या हुआ, अगर हमने OET यूज़ किया यहाँ पे सोडियम इथॉक्साइड,
सो साइड रिएक्शन की वजह से क्या होगा, हमारे प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं है, सॉरी स्टार्टिंग मेटल में कोई चेंज नहीं रहेगा, स्टार्टिंग मेटल जैसा का तैसा इंटेक्ट रहेगा। बट अगर लेट सपोज हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने मिथाइल लिया, राइट, ये क्या है मिथाइल एस्टेट एंड सोडियम इथॉक्साइड। अब बेसिस हमने क्या करें, बेस डिफरेंट लिए ईस्टर से। सो इसका क्या इम्पैक्ट होता है अभी देख लेंगे हम लोग। सो क्या होगा, ये OED इस ईस्टर पे अटैक करेंगे एज ए साइड रिएक्शन। मेन रिएक्शन तो ऑब्वियसली ये OED भी यहाँ से प्रोटॉन अटैक करेंगे अल्फा पोजीशन से। सो ये इस पर अटैक होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज जाएगा एंड ये sp3 कार्बन हो जाएगा, राइट। जब रिफॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिल होगा, अगर ये OED गया तो क्या होगा, हमें मिथाइल एसीटेट जो है मतलब स्टार्टिंग मटेरियल वो रिकवर हुआ जैसा का वैसे ही हुआ। बट सपोज अगर यहाँ पे OA में निकल गया तो क्या हुआ, इथाइल एस्टेट आ गया। सो हमने हमारा स्टार्टिंग मटेरियल तो मिथाइल एस्टेट था, बट स्टार्टिंग मटेरियल इटसेल्फ क्या हुआ, मिथाइल एंड इथाइल एस्टेट में कन्वर्ट हो गया, करेक्ट। दैट मीन्स हमें प्रोडक्ट में भी फिर 2 स्पॉट आएंगे, करेक्ट। इसलिए हमें अगर यहाँ पे OED यूज़ करना है तो यहाँ भी OED यूज़ करना पड़ेगा एंड सॉल्वेंट भी इथेनॉल यूज़ करना पड़ेगा इसके लिए। और देखते हैं हम लोग, लेट सपोज अगर हमें ये प्रोडक्ट मिल गया, प्रोडक्ट मिलने के बाद में अगर हमें ये सोडियम इथॉक्साइड से ही मिला था तो क्या होगा, जो साइड रिएक्शन है ये जो OED इस पर ऐड होगा और ये इंटरमीडिएट बनाएगा। तो अगेन अगर ये OED गया तो भी ये क्या होगा, हमें प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आया, राइट, अगर साइड रिएक्शन हुआ भी तो। एंड बट अगर ये OED भी चला गया तो भी क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा, मतलब हमें प्रोडक्ट जो है इथाइल एसिटो एसीटेट ही मिलने वाला है, करेक्ट। दैट मीन्स क्या होगा कि साइड रिएक्शन ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है अगर हमने सेम बेस यूज़ किया तो। अब देखो यहाँ पे हम डिफरेंट देख लेंगे, जैसा फॉर एग्जांपल हमने सोडियम इथॉक्साइड लिया एंड मिथाइल एसिटो एसीटेट मतलब OMe से स्टार्ट किया ये, तो क्या होगा, OED इस पे ऐड होने के बाद में यहाँ पे ये कार्बोनिल कार्बन ओपन होगा एंड ये फर्स्ट इंटरमीडिएट बनेगा, राइट। सो जब रिफॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिल होगा, अगर OED निकल गया तो क्या होगा, हमें स्टार्टिंग मटेरियल में कोई चेंज नहीं होगा, करेक्ट। बट अगर यहाँ पर OMe निकल गया तो क्या होगा, हमें इथाइल एसिटो एसीटेट हो गया, मतलब हमें जो हमारा प्रोडक्ट था वो इटसेल्फ क्या हुआ, 2 स्पॉट में कन्वर्ट हो गया, मतलब एक में OMe आ गया, एक में OED आ गया, करेक्ट। जबकि हमें एक ही प्रोडक्ट चाहिए था, तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर ये OED है तो ये भी OED यूज़ करेंगे और सॉल्वेंट भी इथेनॉल, मतलब इथाइल एस्टेट के लिए सोडियम इथॉक्साइड इथेनॉल, मिथाइल एसिटेट के लिए सोडियम मिथॉक्साइड एंड मिथेनॉल। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो हमारे साइड रिएक्शन है वो जो है ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाते हैं, मतलब कोई साइड रिएक्शन नहीं होता, करेक्ट। अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी सी एग्जांपल्स और देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखो हमने क्या लिया, इथाइल है, यहाँ भी इथाइल है, यहाँ पे हम बेस चूज़ करने के लिए देख रहे रिएक्शन, करेक्ट। सो यहाँ पे अगर हमें पता है जो OED है ये कहाँ से आता है, न्यूक्लियोफिलिक पार्टनर से आता है, राइट। ये इसका प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होना है, इस पर अटैक होना है, इसका OED जाना है, बट इसका OED तो हमें प्रोडक्ट में जैसा का तैसा ही आने वाला है, राइट। सो यहाँ पे फिर हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, सोडियम इथॉक्साइड। अब लेट सपोज अगर यहाँ पे मिथाइल एसिटेट है और यहाँ पे इथाइल है, ये इथाइल बेंजोएट है, ये मिथाइल एस्टेट है, मतलब यहाँ पे OMe ग्रुप है, यहाँ पे OED ग्रुप है। सो हमें पता है ये जो OMe है यही हमें प्रोडक्ट में जाने वाला है, बिकॉज जो न्यूक्लियोफिलिक पार्टनर है उसका ईस्टर प्रोडक्ट में इंटैक्ट रहता है, करेक्ट। सो इस रिएक्शन करने के लिए हमें बेस क्या हो सकता, सोडियम मिथॉक्साइड, राइट, एंड मिथेनॉल लेंगे हम लोग, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमें एक ही प्रोडक्ट मिलने वाला है, राइट। अब यहाँ पे देखो हमने क्या लिया, ये OMe है, ये OED है, एंड अगर हमने बेस यहाँ पे चेंज किया, सोडियम इथॉक्साइड लिया, सो हमें क्या होगा, प्रोडक्ट में मिक्सचर मिल जाएगा। क्यों मिक्सचर मिल जाएगा, बिकॉज देखो हमें प्रोडक्ट में ये माइग्रेट होने वाला था, मतलब ये मिलना था, बट OED क्या करेंगे, साइड रिएक्शन करके ये भी हमें बना देगा, राइट। सो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम लोग OED एंड OED यूज़ करने वाले हैं, मतलब मिथाइल एस्टेट, सोडियम मिथॉक्साइड एंड मिथेनॉल यूज़ करने वाले। यहाँ तक समझ में आ गया क्यों हम लोग सेम बेस यूज़ करते थे, राइट। तो चलिए हम थोड़े से और एडवांस एग्जांपल देख लेंगे, राइट। अब देखो मैकेनिज्म में अगर आपको याद होगा तो मैकेनिज्म में हमने क्या देखा था कि जो अनायन जनरेट होता है यहाँ पर, ये क्या होता जब हम H+ डालते, राइट, तो ये क्या होता, कॉइन चोकर यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाता। इसका मतलब क्या हुआ
कि जब हम लोग रिएक्शन करेंगे तो जो ये H+ डालने वाले हैं ये हाइड्रोजन वहाँ से हमें आने वाला है, करेक्ट। बट अगर हमने इस H+ के बदले कोई एडिशनली इलेक्ट्रोफाइल डाल दिए, राइट, जैसे कि यहाँ पे आयोडोमीथेन है, तो क्या होता है आयोडोमीथेन अगर यहाँ पे हमने यूज़ किया तो ये आयोडोमीथेन यहाँ पर ऐड हो जाता इन बिटवीन ऑफ 2 कार्बोनिल, मतलब जहाँ पे हमें पहले प्रोटॉन ऐड हो रहा था वहाँ पे क्या होगा, ये नया इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाएगा। तो कभी भी अगर क्लेजन कंडेंसेशन में कोई एडिशनल इलेक्ट्रोफाइल है तो वो क्या होगा, यहाँ पे एक्टिव मेथिलीन पोजीशन पे आ जाएगा, करेक्ट। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ पे हमने क्या किया, एडिशनली जो एडिशनल इलेक्ट्रोफाइल ले रहे वो क्या लिया हमने, अलाइल ब्रोमाइड लिया, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट में हमें ये अलाइल ब्रोमाइड ही होगा यहाँ पे, राइट। यहाँ पे हमने आयोडोमीथेन लिया था तो हमें मिथाइल आया, अलाइल ब्रोमाइड लिया तो यहाँ पे हमें अलाइल आया, राइट। यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अभी तक हमने क्या देखा था कि जब भी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों भी अगर एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, जैसे देखो यहाँ पे क्या है, ईस्टर भी सेम मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है दोनों एंड अल्फा पोजीशन भी, करेक्ट। सो जब दोनों भी इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो हम इसको क्या बोलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर। चूंकि ये क्लेजन कंडेंसेशन है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर क्लेजन कंडेंसेशन। बट यहाँ पे क्या एक ट्रिक है कि जो इंट्रामॉलिक्यूलर क्लेजन कंडेंसेशन है इसको हम लोग इंट्रामॉलिक्यूलर क्लेजन कंडेंसेशन ना बोलकर डिकमन कंडेंसेशन बोलते हैं। इसको क्यों डिकमन कंडेंसेशन बोलते हैं, ये हम लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं और वहाँ पे आपको सब क्लियर हो जाएंगे, राइट। सो हमको क्या याद रखना है कि अगर इन बिटवीन ऑफ 2 डिफरेंट ईस्टर अगर रिएक्शन हो रही है तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्लेजन कंडेंसेशन। बट इंट्रामॉलिक्यूलर हो रही मतलब इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल सेम ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, सो देन क्या होगा, इसको हम लोग डिकमन कंडेंसेशन बोलेंगे, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर आज के लेक्चर को हम लोग थोड़ा वाइंड अप करेंगे। सो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि अगर हमारे पास में ईस्टर है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट हो, राइट, जिसकी एग्जांपल यहाँ पे इथाइल एस्टेट है, तो हम अगर उसमें सोडियम इथॉक्साइड इथेनॉल डाले तो हमें बीटा कीटो ईस्टर मिलता। और ये जो रिएक्शन है ये क्लेजन कंडेंसेशन है जो कि हमने आज डिटेल में पढ़ा। बट सेम क्लेजन कंडेंसेशन अगर हम इंट्रामॉलिक्यूलर करना चाहे तो क्या होता, हमें साइक्लिक बीटा कीटो ईस्टर मिलेगा, बराबर है, साइक्लिक रिंग मिलेंगी एंड बीटा कीटो ईस्टर मिलेंगे एंड इस रिएक्शन को हम लोग डिकमन कंडेंसेशन बोलेंगे, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, राइट। तो चलिए फिर आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते तो आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है।